हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इसके अंदर हम असेसमेंट का जो हमारा कुछ हिस्सा रह गया था वो पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। लेक्चर्स हमारे जो थे उसमें हमने असेसमेंट की टाइप्स को हमने दो तीन हिस्सों में डिवाइड किया। एक पर्पस बेस्ड असेसमेंट्स और एक टाइमिंग बेस्ड असेसमेंट, और एक हमने स्टैंडर्डाइजेशन या एक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर असेसमेंट को डिवाइड करके पढ़ा। जिसमें हमारे पास पर्पस बेस्ड जो असेसमेंट है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है, एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट और एक प्लेसमेंट असेसमेंट। दोनों में याद रखना है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ये कब होती है, ये किस मकसद, इसका मकसद क्या होता है, और प्लेसमेंट असेसमेंट कब की जाती है और इसका पर्पज़ क्या होता है। और टाइमिंग बेस्ड असेसमेंट को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है और एक समेटिव असेसमेंट होती है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे स्टैंडर्डाइजेशन या किसी एक मखसूस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर जब हम असेसमेंट को कैटेगराइज करते हैं तो उस वक़्त इसकी जो टाइप्स बनती हैं वो तीन हैं: नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट और इब्सेटिव असेसमेंट। हमने इन तीनों को पढ़ा और फिर उसके बाद हमने असेसमेंट के टूल्स पढ़ा। इससे पहले याद रखिएगा प्लीज़ कि जो असेसमेंट की टाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट की टाइप्स किसी भी टेस्ट का ज़रूरी हिस्सा होती हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हों, वहाँ पे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड, डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट असेसमेंट की टाइप्स, सिंपल इनकी डेफिनेशंस और इनका पर्पज़ पूछ लेता है। असेसमेंट का पर्पज़ क्या होता है ये भी बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है। तो तीन बेसिक पर्पसेस मैंने आपको बताए थे: एक लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, एक टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और तीसरा स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। और एक बड़ा लंबा फ़िक्रा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िक्रा जो मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि फॉर लर्निंग टू हैपन असेसमेंट इज़ नेसेसरी। अगर असेसमेंट हो नहीं रही तो इसका मतलब है लर्निंग ही नहीं हो रही। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जितनी भी हमने डिस्कस की। ये आप लोगों ने इनको याद कर लेना है, अच्छी तरह से देख लेना है और कोशिश करें कि वर्ड टू वर्ड अगर आपको नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड और एब्सेटिव और फॉर्मेटिव और समेटिव जो वर्ड है इनकी जो की टर्म्स हैं वो याद हो जाए। इसी तरह इवैल्यूएशन, जैसे इवैल्यूएशन की डेफिनेशन और असेसमेंट की डेफिनेशन को एक ही चीज़ समझा जाता है, बट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस वो ये होता है कि एवेल्यूएशन के अंदर जजमेंट का, डिसीजन मेकिंग का वर्ड आ रहा होता है। तो अगर आप लोग ये चीज़ें समझ गए तो इंशाल्लाह आपको पेपर में बैठे हुए आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, आज हम असेसमेंट की कुछ और मज़ीद टाइप्स हैं, इनके ऊपर चलते हैं और इसके बाद हमारा इसके ऊपर हमारा आखिरी लेक्चर होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा सा ब्रीफ करूँ इन चीज़ों को, क्योंकि कुछ बच्चों का फीडबैक इस तरह का था कि सर ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेक्चर बोरिंग हो जाता है। तो एक्चुअली माय पर्पज़ इज़ कि मैं एक टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ आपको बता दूं। अब टू द पॉइंट रहेंगे और इनको थोड़ा ब्रीफ लेकर चलेंगे। पर इनको बोला जाता है जी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड क्लासरूम असेसमेंट पढ़ी है। क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट भी उनको कहा जाता है, जिनका ताल्लुक डायरेक्टली क्लासरूम के साथ और स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के साथ होता है। ओके, ये जो असेसमेंट है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट भी इनको कहा जाता है और इनका एक दूसरा नाम है, ये भी याद रखिएगा, अल्टरनेट असेसमेंट भी इनको बोला जाता है, अल्टरनेट असेसमेंट्स। ठीक है, इसमें आते क्या क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप लोग नाम याद रख लें। एक रूब्रिक होता है, ये रूब्रिक आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होना है, अभी हम इसके डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। रूब्रिक एक अल्टरनेट असेसमेंट है। आपकी एक पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो एक अल्टरनेट असेसमेंट है। चेकलिस्ट एक अल्टरनेट असेसमेंट है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये एक अल्टरनेट असेसमेंट है। इन चारों को हम परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट भी बोलते हैं, इनको हम अल्टरनेट असेसमेंट भी बोलते हैं। होता क्या है कि जो क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट्स होती हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं बच्चे की लर्निंग को, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, असल पर्पस तो इनका भी वही होता है, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को चेक करना। बट इसमें ये देखा जाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में ये चीज़ भी देखी जाती है। इसका जिस वजह से नाम रखा गया, वो नाम इसलिए रखा गया है कि एक बच्चा अगर उसने कोई स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ज़रिए किसी बिहेवियर को सीखा है तो सिर्फ लर्निंग के दौरान ही नहीं, लर्निंग के बाद भी वो बिहेवियर या वो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसके अंदर कितनी इम्बाइब हुई है, कितनी उसके अंदर गई है,
या उसने उसकी बेस पे ऊपर कितनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। इस वजह से इनको परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टूल कहा गया है। याद रखिएगा, करिकुलम की एक टाइप होती है, करिकुलम की एक टाइप होती है, उसको हम बोलते हैं हिडन करिकुलम। एक होता है टाट करिकुलम और एक होता है हिडन करिकुलम। अगर हम करिकुलम पढ़ते तो हम 10-15 डेफिनेशंस पढ़ते। एक कोर करिकुलम होता है, एक नल करिकुलम होता है, फंक्शनल करिकुलम होता है, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं बेसिक। तो उनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट को और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया। क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट को मैंने फिर आगे टाइमिंग की बेस के ऊपर डिवाइड किया, हम उसको किसी क्राइटेरिया की बेस के ऊपर फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसी तरह जो हमारे करिकुलम होता है उसको भी हम फर्दर उनकी कैटेगराइजेशन करते हैं। रिसर्च को हम फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर। तो इस तरह करिकुलम को भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो एक करिकुलम होता है टाट करिकुलम, एक चीज़ होती है नल करिकुलम, अपना हिडन करिकुलम। टाट करिकुलम वो होता है जो हमने क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाना होता है, यानी कि उसका कंटेंट वाज़ेह होता है कि ये सिलेबस है, ये आपने पढ़ाना है, उसको टाट करिकुलम कहते हैं। हिडन करिकुलम होता है कि पढ़ाते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हम इनडायरेक्टली पढ़ा रहे होते हैं, जो हमारे क्लासरूम का हिस्सा नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हम बच्चों को एथिक्स सिखाते हैं एज अ टीचर, हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, हम सोसाइटी में रहने के तरीके सिखाते हैं, हम उनके डिसिप्लिन के ऊपर काम करते हैं, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लासरूम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को हिडन करिकुलम बोला जाता है। तो इसी तरह ये जो हिडन करिकुलम है, इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो असेसमेंट्स की जाती हैं उनको भी परफॉर्मेंस असेसमेंट या अल्टरनेट असेसमेंट कहा जाता है। मतलब यूं कहा जा सकता है कि जो हिडन करिकुलम है उसको, जो हमारा टाट करिकुलम है वो तो हम पिछली जो असेसमेंट की टाइप्स हैं उनके ज़रिए ही इवैल्यूएट करते हैं। तो परफॉर्मेंस के अंदर जो हिडन करिकुलम है उसको भी इवैल्यूएट करना ये असेसमेंट का एक हिस्सा होता है, और उसको हम अल्टरनेट असेसमेंट या परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के ज़रिए हिडन करिकुलम की जो अचीवमेंट है उनको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये एक इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। नो आई विल रीड देम वन बाय वन, वर्ड टू वर्ड, तो फिर हम इनकी डेफिनेशंस को साथ देखते जाते हैं। ओके, रूब्रिक क्या चीज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। रूब्रिक क्या होता है? देखो, जब भी कोई असेसमेंट होती है ना, अगर वो असेसमेंट ऐसे टाइप हो, ठीक है, ऐसे टाइप असेसमेंट हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, तो उन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ना एक रूब्रिक दिया जाता है। रूब्रिक का मतलब होता है एक क्राइटेरिया, एक चेकिंग का क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ठीक है। रूब्रिक का क्या मतलब है? इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अब आपका जो एग्जामिनर होता है या आपका जो टीचर होता है, टीचर एग्जामिनर भी होता है, ठीक है ना। टीचर एक टाइम में साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट, करिकुलम एक्सपर्ट और स्कूल मैनेजर, बहुत कुछ होता है, तो एग्जामिनर भी होता है। अब उसको कहा जाता है कि भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हैं 20, उन 20 में से आपने 10 नंबर देने हैं कंटेंट के, 10 नंबर आपने कंटेंट के देने हैं। उसमें से 2 नंबर आप कह लें कि बच्चे की राइटिंग के हैं, ठीक है, कि राइटिंग रीड ऑडिबल है, एडिबल है नहीं है, रीडेबल है या नहीं है, ठीक है। और आपने उसको 3 नंबर देने हैं जी ग्रामर स्ट्रक्चर के। इसी तरह बाकी रह गए 5, चलो उन 5 को भी कुछ कर लेते हैं। उन 5 में आपने देखना है कि बच्चे की क्रिएटिविटी कितनी है। तो ये आपने एक क्राइटेरिया बना के दे दिया। इसी तरह जब आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट या किसी क्लास के, बड़ी क्लासेस के आप देखते हैं ना पेपर, तो बल्कि आजकल तो एग्जामिनेशन कमीशन ऐसा कर रहे हैं, जब आपको पेपर बना के देते हैं तो वो साथ में एक रूब्रिक भी डिवाइड करके देते हैं। रूब्रिक में तय होता है कि भाई आपने इन चीज़ों के नंबर देने हैं। हमारे यहाँ तो एग्जामिनर्स की प्रैक्टिस ऐसी है कि 1-2 लाइनें पढ़ी और डायरेक्टली उसको 8/10 या उसको 2/10 नंबर दे दिए। बट इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव, एक इफेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव असेसमेंट। इफेक्टिव असेसमेंट उसको कहा जाता है जो असेसमेंट के सारे तकाज़ों को पूरा करती है, और वो सारे तकाज़े क्या होते हैं? वो रूब्रिक में तय होते हैं। रूब्रिक फिर आप यूँ कह सकते हैं, अब अगर रूब्रिक की डेफिनेशन करें तो रूब्रिक एक गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन टू असेस,
गाइडलाइन टू असेस, क्या असेस करना है, एक क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, बच्चे का कंटेंट देखना है कितना अच्छा है, उसकी राइटिंग और पढ़ने लायक है नहीं है, उसने ग्रामर स्ट्रक्चर अच्छा यूज़ किया हुआ है नहीं किया हुआ, उसकी क्रिएटिविटी कितनी है, ये सारी चीज़ें, या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को, एक स्पेसिफिक पेपर को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए उसने जो जो शराइत रखी होती हैं, ठीक है, जो जो गाइडलाइंस तय की होती हैं, उनको हम रूब्रिक बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसकी डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर हम अगले चलते हैं। अ स्कोरिंग गाइड, रूब्रिक क्या है जनाब जी? एक स्कोरिंग गाइड है, ठीक है। यूज्ड टू, वही गाइडलाइन आ गई, यूज्ड टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की क्वालिटी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में चेक करने की गाइड को हम क्या कहते हैं? रूब्रिक कहते हैं। रूब्रिक्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ये अगेन वही वर्ड बार बार अब आगे जो मैंने आपको समझाया। मैं इससे पहले लेक्चर्स में क्या करता आया हूँ, मैंने रीड आउट नहीं किया, मैं आपको चीज़ें समझाता आ रहा हूँ। तो फीडबैक आया था, जो मुझे फीडबैक मिला वो ये था कि आप साथ साथ रीड भी करें ताकि बच्चे जो हैं वो इंगेज्ड रहें, और इस तरह आपका लेक्चर जो है वो मज़ीद स्पेसिफाई हो जाएगा। तो अब मैं इसको रीड भी साथ साथ कर रहा हूँ। रूब्रिक्स आर स्पेसिफाइड गाइडलाइंस विद क्राइटेरिया, उसके साथ क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। बातें वही हैं अगेन जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अब हम बस उनकी सिंपल रीडिंग करेंगे ताकि आप लोग इनको रट्टा लगा सकें, याद रख सकें। देखो एक बात होती भाई, आप लोग ना एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट देने जा रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मैंने पहले भी समझा दिया हुआ है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन सा होता है? जो बहुत से टाइम पे बहुत से लोग सेम टाइम पे दे रहे होते हैं, उनके क्वेश्चंस भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है मेमोरी, आपकी मेमोरी के अंदर जो कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी के अंदर लाने के लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है हमारे यहाँ यूजली पाकिस्तान के अंदर या जितनी वर्ल्ड ओवर जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर मेमोरी को, रिमेंबरिंग लेवल को, या जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का पहला लेवल ऑफ लर्निंग हमने पढ़ा था जिसको हम मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग या नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कहते हैं, या उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को रट्टा लगाएं। तो रट्टा लगाना बुरी बात नहीं, रट्टा लगाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप चीज़ें अपने अंदर लेके जाते हैं, वहाँ से फिर उनको माइंड के अंदर प्रोसेस करके, कॉग्निटिव प्रोसेस लगा के उनको अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस लगाना सीखते हैं। फर्स्टली हमारी जो ब्रेकअप या डेवलपमेंट इस तरह से हुई, हमारी जो पर्सनली पाकिस्तानी सोसाइटी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो रट्टा बेस्ड है। तो हमें रट्टा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इन जॉब्स में से एग्ज़ाम्स लेने के लिए। रटा कोई बिल्कुल नेगेटिव टर्म नहीं, रटा इज़ अ वेरी पॉजिटिव लर्निंग टेक्निक जिसको हम रोट लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन बोलते हैं। ओके, तो एक क्राइटेरिया होता है जनाब आपकी लर्निंग, आपकी एवेल्युएशन का, टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ लर्नर्स वर्क का मतलब जो असाइनमेंट हमने उसको दिया है या उसको कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिया है, यूजली ऑन अ पॉइंट स्केल। देखो पॉइंट स्केल का मतलब क्या है? आपने कहा जी कंटेंट के 10 नंबर, आपने कहा राइटिंग के 2 नंबर, आपने कहा क्रिएटिविटी के 5 नंबर, तो ये एक स्केल आपने बना दिया हुआ है। लर्नर में यूज रूब्रिक्स टू जज देयर ओन। अच्छा, ये एक और बड़ी मज़े की बात है, लर्नर्स को भी जब शुरू में पढ़ाया जाता है, जब उनकी असेसमेंट की जाती है, तो बाकायदा तौर पे बुक्स के अंदर अब तो ये शुरू हो चुका है कि लर्नर्स को भी एक रूब्रिक दिया जाता है कि आपकी ये चीज़ें जो हैं वो इवेल्युएट की जाएंगी। ठीक है, आगे रूब्रिक्स में भी पार्ट ऑफ द नेशनल करिकुलम। रूब्रिक्स में ये मैंने अभी बात कर दी है ना 1 मिनट पहले कि अब लर्नर्स को भी रूब्रिक दिया जा रहा है। तो यानी कि जो करिकुलम बनाया जाता है उस वक़्त ही रूब्रिक्स भी तय कर लिया जाता है। मैंने ये बात पहले भी कर दी है, जब देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, एम्स, कंटेंट, पेडागोजी एंड एवेल्युएशन। पेडागोजी के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती है, असेसमेंट करना भी, असेसमेंट के मेथड्स भी पेडागोजी के अंदर आते हैं। तो मैंने ये बात की थी कि जब कंटेंट डेवलप किया जाता है तो कंटेंट को किस तरह से पढ़ाया जाएगा वो भी साथ साथ बताया जाता है। तो इसकी एग्जांपल हमने टीचिंग मेथड्स में पढ़ी कि एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसको आप रोल प्ले के ज़रिए पढ़ा सकते हैं, उसको आप कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते। आपका साइंस का सब्जेक्ट है, उसको आप एक्सपेरिमेंटल के मेथड के ज़रिए पढ़ा सकते हैं। उसको आप यूँ कह लें कि अगर उसमें आप रोल प्लेइंग ले आएंगे तो वो एक इनफेक्टिव टीचिंग मेथड हो जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक हों जिनमें आपको रोल प्ले करना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चों को साइंटिफिक करैक्टर्स के बारे में पढ़ाना है तो वहाँ पे आप रोल प्ले इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बात करने का मकसद ये है
कि हम कि जब भी हमारा करिकुलम या सिलेबस बनता है उसमें असेसमेंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट टेक्निक्स भी डिवाइस की जाती हैं और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ भी डिवाइस की जाती हैं। इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट डिवाइस जो टेक्निक्स हैं वो भी वहाँ पे डेवलप की जाती हैं कि ये जो मेथड है, ये जो कंटेंट है, ये इस तरह से पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसकी असेसमेंट इस तरह से की जाएगी तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इस कंटेंट के लिए आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी तय होती हैं। तो यही बात वो कह रहा है कि रूब्रिक्स जो है उसको नेशनल करिकुलम का पार्ट भी बनाया जा सकता है और प्रोवाइडेड इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, या आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह रूब्रिक इज़ डेवलप टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। रिलायबिलिटी क्या चीज़ होती है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है, अगेन हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, रिलायबिलिटी एक वैलिडिटी होता है और एक रिलायबिलिटी होता है। भाई आप लोग शिकवा करेंगे कि सर जो है वो बोरिंग बना देते हैं। मैं बोरिंग नहीं बना देता, मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके नंबर सेव हो जाएँ। तो ये दो चीज़ें मैंने उस वक़्त भी बताया था, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब भी आप कोई क्वेश्चन डेवलप करते हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं या बनाते हैं या एग्ज़ाम बनाते हैं, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस ही होते हैं ना, जब भी एक क्वेश्चन लिखा जाता है उस क्वेश्चन की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जाता है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का ट्रायल किया जाता है बाकायदा तौर पे। ऐसे नहीं होता है कि एक पेपर बन के आगे उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी देखी जाती है, बल्कि इवन इस तरह से भी देखी जाती है कि एक क्वेश्चन को 2 3 4 साल लगातार पेपर के अंदर डाला जाता है। तो इससे भी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक होती है। वैलिडिटी क्या होता है कि जो पर्पज़ उसने सर्व करना था वो सर्व किया या नहीं, जिस मकसद के लिए एक टेस्ट बना, एक क्वेश्चन बना, क्या वो मकसद अचीव हुआ या नहीं। रिलायबिलिटी क्या होता है कि ओवर द पीरियड वो क्वेश्चन सेम रिजल्ट दे रहा है, वो टेस्ट आपका सेम रिजल्ट्स दे रहा है, जो इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं, जो उसने पहली बार रिजल्ट दिए वही रिजल्ट आगे भी आ रहे हैं, या कंसिस्टेंट रिजल्ट, सही वर्ड इसके लिए होता है कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो ये रिलायबिलिटी होता है। तो रूब्रिक जनाब जी क्या है? रूब्रिक आपकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। उसके बाद इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट रूब्रिक्स आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन एक्सटेंडेड, ये बात पहले मैं कर चुका हूँ। ये यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा था कहीं पे कि जब हम कोई सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो सिंपली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपकी सिर्फ मेमोरी टेस्ट होती है, या अगर हो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो चला जाता है। एंड अब ये मेमोरी अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है या एनालिसिस क्या चीज़ है, अगर आपको याद हो तो मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छी तरह से पढ़ाई है। मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया था कि जितने भी लर्निंग बिहेवियर्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको बेंजामिन ब्लूम ने मुख्तलिफ हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया था। उनमें से जो पहले 3 हैं उनको शॉर्ट ऑर्डर लर्निंग स्किल्स बोला जाता है, और जो नीचे वाले हैं उनको हायर ऑर्डर लर्निंग या टीचिंग स्किल्स कहा जाता है। जो शॉर्ट ऑर्डर लर्निंग स्किल्स हैं, यानी कि जिनके ऊपर कम टाइम लगता है, जिनके ऊपर दिमाग को कम प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें सबसे पहले आता है नॉलेज आपका, दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग और तीसरे नंबर पे एनालिसिस। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है टेस्ट की टाइप्स में, टेस्ट के टूल्स में। तो ये मेमोरी वगैरह या अंडरस्टैंडिंग को एमसीक्यूज वगैरह टैकल कर लेते हैं। यहाँ पे रूब्रिक की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, एक की होती है हर क्वेश्चन के अगेन कि इसका राइट आंसर ये, भाई ये राइट आंसर है तो ठीक है, ये राइट आंसर नहीं है तो गलत है। उसके बाद क्या होता है, जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस हमेशा चीज़ों का ब्रेक डाउन करके होता है। एनालिसिस चीज़ों को डिफरेंट हिस्सों में रख के डिफरेंट करैक्टरिस्टिक की बुनियाद के ऊपर डिवाइड करके किया जाता है, ठीक है। तो उस बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या होता है जनाब जी, ऐसे टाइप या ऑब्जेक्ट या जो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूब्रिक आपका कब यूज़ होता है, जब आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बातें आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं। वो पूछ सकता है कि रूब्रिक्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट रूब्रिक। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है और ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक गाइडलाइन जो इवेल्यूएट करने के लिए, एक क्वेश्चन को असेस करने के लिए प्री डिटरमाइंड या होती है या आपको दे दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जनाब जी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो भी एक अल्टरनेट असेसमेंट है, एक अल्टरनेट असेसमेंट है। अल्टरनेट असेसमेंट्स क्या होती हैं, जो आपके जो ट्रेडिशनल या क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट्स हैं उनसे हट के होती हैं, ठीक है। अल्टरनेट असेसमेंट्स अच्छा होती तो ये भी स्टूडेंट लर्निंग
आउटकम्स को ही इवेल्युएट करने के लिए। लेकिन ये एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम वगैरह के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करती हैं। अजान हो ले ज़रा। अच्छा जी, वेलकम बैक। सॉरी, वो अज़ान हो रही थी तो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के पास ही है, तो वो स्पीकर की फुल आवाज़ आती है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होता है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इंक्लूड्स सेल्फ रिफ्लेक्शन। इट कुड बी डे टू डे वर्क और अ सिलेक्शन ऑफ द लर्नर्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क। अब पोर्टफोलियो क्या होता है भाई? पोर्टफोलियो जो होता है ना, बेसिकली आप जो भी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसकी जो भी इवैल्यूएशन आती है, जो भी रिज़ल्ट होता है, जो भी रिपोर्ट आती है, वो आप एक फ़ाइल के अंदर रख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। स्टूडेंट कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो एक मखसूस अरसे के लिए, 6 मंथ के लिए या एक पूरे साल के लिए बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन भी शामिल होती है, यानी कि बच्चा अगर ख़ुद से कोई अपनी असेसमेंट कर रहा है तो वो भी पोर्टफोलियो के ऊपर शामिल होती है, पोर्टफोलियो का हिस्सा होती है। इट कुड बी डे टू डे वर्क और अ सिलेक्शन ऑफ द लर्नर्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क, यानी कि आप बच्चे की डेली उसकी प्रोग्रेस को नोट करके बना रहे हैं, या आपने उसके जो बेस्ट परफॉर्मेंस वर्क्स हैं उनको रखा हुआ है पोर्टफोलियो फाइल के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर, पोर्टफोलियो में इंक्लूड रिटर्न। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ये आप लोगों ने रट्टा लगा लेनी है या याद रख लेनी है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। इट इज़ एंड अल्टरनेट असेसमेंट, इट इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। परफॉर्मेंस बच्चे की जो होती है उसको आप रख लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसके अंदर रिटन वर्क भी हो सकता है बच्चे का, उसने कोई आर्ट वर्क किया है, या उसने कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन की है, या उसकी कोई वीडियो टेप्स वगैरह, या कोई भी वर्क जो रिलेटेड टू लर्निंग है, जो रिलेटेड टू परफॉर्मेंस है। टीचर को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के, ये बच्चे के नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, या उसकी किसी स्किल्स को या उसकी किसी अचीवमेंट को शो कर रहा है। कोई भी वर्क
वो उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। अब पोर्टफोलियो जो है ना ये दो तरह के होते हैं। पोर्टफोलियोज आर ऑफ टू टाइप्स। एक प्रोसेस पोर्टफोलियो होते हैं जो बच्चे की प्रोग्रेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, और एक होता है बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो। मैंने ऊपर बात बताई ना कि ये डे टू डे हो सकता है, डे टू डे सिलेक्शन ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस भी हो सकता है, या उसके बेस्ट परफॉर्मेंसेस का भी एक रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये याद रखना है कि पोर्टफोलियो बच्चे की एक जो वर्क है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। ये डे टू डे भी हो सकता है, या उसके बेस्ट वर्क्स भी हो सकते हैं, या इसकी ओवर द लॉन्गर पीरियड्स उसकी कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेस का भी एक रिकॉर्ड हो सकता है। तो इस बेसिस के ऊपर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक प्रोसेस पोर्टफोलियो और एक बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो। ठीक हो गया जी। ये आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसकी टाइप्स को याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, ये भी अल्टरनेट असेसमेंट्स हैं, इनको भी हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट बोलते हैं। तो ये आप लोग इनको भी दोनों को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट तो शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट में क्या होता है, आपने क्राइटेरिया सेट कर किया होता है। आप देखते हैं कि आज बच्चे ने फॉर एग्जांपल आपने यूनिफॉर्म का, डिसिप्लिन का, ठीक है, डेली होमवर्क कंप्लीशन का एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, या एक चेकलिस्ट बनाई है। आपने देखा कि आज बच्चे ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो ये उसकी परफॉर्मेंस है, गुड है। उसने डिसिप्लिन मेंटेन रखा, उसने आज का होमवर्क किया नहीं किया, आज वो सबक याद करके आया है नहीं करके आया, आज उसने टेस्ट में से 30 में से क्या उसने 25 नंबर लिए हैं नहीं लिए। आपने जो एक क्राइटेरिया सिर्फ चेक्स की शक्ल में डिसाइड करके, चेक का मतलब होता है इस तरह एक बॉक्स होता है जिसको हमने यस नो करना होता है, तो आप एक चेक्स की शक्ल में क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं, फिर आप उसके बेस के ऊपर बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये भी एक अल्टरनेट असेसमेंट है। इसके बाद ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? देखो, पोर्टफोलियो तो होता है बच्चे की परफॉर्मेंस, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क होता है। लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या फ़र्क है, पोर्टफोलियो में क्या फ़र्क है? पोर्टफोलियो जो है जी वो बच्चे का सारा रिकॉर्ड होता है, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो बच्चे की बिहेवियरल जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर टीचर ने जो रिकॉर्ड्स दिए होते हैं, टीचर ने जो नोट्स दिए होते हैं, जो कमेंट्स दिए होते हैं, उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। ये एक बच्चे की, इसको बोला जाता है रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी कि इसका तल्लक ज़्यादातर बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड होता है कि उसका क्लासरूम के अंदर बिहेवियर क्या रहा है ओवर द पीरियड। क्या उसने कभी किसी को बुली किया, नहीं किया, क्या वो हमेशा क्लास में कंपोज्ड रहा है, उसने डिफरेंट सिनेरियोज में या डिफरेंट इवेंट्स में किस तरह से बिहेव किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब टीचर नोट कर रहा होता है अलोंग विद इट्स एकेडमिक प्रोग्रेस इन द क्लासरूम, तो इस असेसमेंट की टाइप को या इस असेसमेंट के टूल को, बेसिकली ये असेसमेंट टूल्स हैं, ये असेसमेंट टूल्स हैं। असेसमेंट टूल से मुराद वो प्रोसीजर्स या वो टेक्निक्स जिनकी मदद से आप असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट लर्निंग की भी हो सकती है, असेसमेंट बिहेवियर की भी होती है, ठीक है। जब इवन साइकोलॉजी के अंदर जाते हैं ना, आगे साइकोलॉजी की भी असेसमेंट की टाइप्स हैं पर्सनालिटी की, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम उनको नहीं पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको देता हूँ, तो वो भी हम कर लेते हैं। जैसे पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए दो हिस्सों में, पर्सनालिटी भी चूँकि होता तो वैसे क्लासरूम में डिसिप्लिन का ही एक हिस्सा है, उसमें एक प्रोजेक्टिव टेक्निक और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं पढ़ा रहा। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये असेसमेंट टूल्स ही हैं, और असेसमेंट और इनको हम अल्टरनेट असेसमेंट्स भी बोलते हैं। तो आई होप सो कि ये आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड पूछता है, और रूब्रिक पूछता है, और पोर्टफोलियो पूछता है, इनकी डेफिनेशंस पूछता है, इनका पर्पस पूछता है। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लें। दिस वाज ऑल अबाउट असेसमेंट के ऊपर हमारे 3 लेक्चर्स हुए हैं, और काफ़ी बहस की है मैंने चीज़ों के ऊपर। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसकी अच्छी खासी समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।